दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे मामलों के बारे में जो अक्सर आपने देखे होंगे कि खास करके एनडीपीएस के मामलों में किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद में उसने किसी का नाम लिया और जिसका नाम लिया उससे सिर्फ और सिर्फ उसकी कॉल पर 2-3 बार बात हुई थी और ऐसे में ही जो भी एनसीबी की टीम हो, क्राइम ब्रांच की टीम हो, नार्कोटिक की टीम हो, पुलिस वाले हो, वो उस इंसान को अरेस्ट करने के लिए चल देते हैं। उसके घर पर, दुकान पर, कहीं भी जाके रेड मारते हैं और उस इंसान को भी उठाकर जेल में भेज देते हैं या फिर कभी कभी वो पुलिस की गिरफ्त से दूर होता है तो ऐसे में वो इंसान एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहता है एनडीपीएस की, फिर चाहे कमर्शियल क्वांटिटी हो, इंटरमीडिएट क्वांटिटी हो, फिर चाहे स्मॉल क्वांटिटी हो। पर क्या सिर्फ और सिर्फ 2-4 बार किसी को कॉल किया गया इस आधार पर पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है? इसी के आज जजमेंट पर दोस्तों हम बात करेंगे और अगर आप इस जजमेंट को सही तरीके से कोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपकी बेल भी होगी, एंटीसिपेटरी बेल लो या रेगुलर बेल लो, पर सिर्फ कॉल के आधार पर तो किसी को ऐसे ही अरेस्ट करके जेल में नहीं भेजा जा सकता। ज्यादा कुछ जानने के लिए इस जजमेंट के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र भट्ट। दोस्तों हालांकि हमने एनडीपीएस पे बहुत सारी अब तक वीडियोस बनाई हैं और बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से आपको बहुत सारे आपके अधिकारों के बारे में बताया है। दोस्तों कोई भी जजमेंट हो, हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, जजमेंट के बारे में जानना, उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में नॉलेज होना और फिर उसको इस्तेमाल करना, ये दो अलग अलग दोस्तों बातें होती हैं। ये दोस्तों कुछ इस तरह से काम कर सकता है जैसे आपके हाथ में गन तो है पर आप निशाने पर नहीं चला सकते, मतलब कि वहां पर वही चलाएगा जो उसका आदी होगा या जिसने उसकी ट्रेनिंग ली होगी। वकील साहब जो ट्रेनिंग लेते हैं अपने केसेस को लड़ने की, वो एनडीपीएस के इन जजमेंट्स को बहुत अच्छे से कोर्ट में प्रेजेंट कर पाते हैं। द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 का दोस्तों ये एक्ट है, जिस एक्ट के अगर आप 37 को पढ़ते हो, 37 ही एक ऐसा सेक्शन है जो आपको बेल लेने से रोकता है। इसमें दोस्तों लिखा है ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, और इसमें बताया गया है इसके अंदर कि दोस्तों दो तरह से बातें होती हैं कि पहली बात तो ऐसा कोई भी वो व्यक्ति जिसे अरेस्ट किया गया कि जो पूरी तरह से निर्दोष है उसे पकड़ लिया गया या फिर वो फ्यूचर में कोई अपराध नहीं करेगा, यही मेन बात बोलती है सेक्शन 37। पर मैं आपको बता दूं जो ये जजमेंट दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ किसी का नाम आ जाने से, किसी को कॉल करने से, कॉल डिटेल सीडीआर आ जाने से आप किसी को ऐसे ही उठाकर जेल में भेज नहीं सकते। दोस्तों सबसे पहले आप जजमेंट का नाम जान लीजिए। दीपक नागिया वर्सेस स्टेट एंड सिटी, दिल्ली का दोस्तों जजमेंट है जो कि सितंबर 2023 में ये जजमेंट आया जो दिल्ली हाईकोर्ट ने दोस्तों दिया। तो आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है या फिर आप पर कोई केस दर्ज हुआ है या फिर आप पर कोई भी केस दर्ज किया है, एंटीसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल में परेशानियां हो रही है, कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं किसी भी जजमेंट, किसी भी केस या किसी भी सेक्शन को लेकर, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, आपको हम रिप्लाई करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आप अपने केस से बाहर निकल सके। अब आते हैं वीडियो पर वापस। दोस्तों इस केस के फैक्ट कुछ इस तरह से हैं जैसे कि अक्सर आप देखते हो बहुत सारी एफआईआर में, पुलिस की कंप्लेंट्स में, कि पुलिस की जो एक टीम थी वो निकली थी आसपास के मौके का जायजा लेने के लिए कि यहाँ पर कोई ऐसा इलीगल काम तो नहीं हो रहा। जैसे ही वहां पर गए तो एक मुखबिर इनके पास आता है, जो मुखबिर बोलता है कि एक्स नाम का एक व्यक्ति, या फिर अगर मैं नाम की इसमें बात करूं तो दोस्तों इसके अंदर अगर नाम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जो व्यक्ति का नाम था वो था सुरेंद्र सिंह उर्फ भालू, उसका नाम था, जिसने बोला कि वो लगभग 4-4.5 के बीच में वो आदमी आएगा, 48-49 साल की उसकी एज है, जो कि हेरोइन की सप्लाई करने के लिए आएगा। अगर ऐसे में उसके ऊपर रेड की जाए तो ऐसे में आप उसे बरामद की जो हेरोइन है वो भी कब्जे में ले सकते हैं और इस आदमी को भी कब्जे में ले सकते हैं। तो इसके आगे की जो प्रोसीडिंग, जो सभी कंप्लेंट्स या एफआईआर में होती है कि पुलिस उसके पास पहुंची, पहुंचने के बाद में उसको बोला कि आपके पास कोई भी कॉन्ट्राबैंड है, उसकी तलाशी के लिए हम आपको सेक्शन 50 का नोटिस देते हैं। नोटिस देने से पहले आप किसी भी राजपत्रित अधिकारी के सामने अपनी तलाशी दे सकते हो। उसने मना कर दिया कि नहीं, मुझे आप पे भरोसा है। यही सेम प्रोसीडिंग जो चलती है, हमने आने जाने वाले लोगों को, पब्लिक विटनेस को गवाह बनाने की कोशिश की बट वो गवाह नहीं बने, मतलब सेम सी स्टोरी ये आगे चलती है। और साथ में इन्होंने फोन के द्वारा अपने सीनियर अफसरों को इन्फॉर्म कर दिया, इनके पास वेटिंग किट थी, सब कुछ इनके पास था और इन्होंने सब कुछ मतलब एज पर द लॉ किया जो भी कोई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। और दोस्तों इसी केस में आगे जाकर ये बोलते हैं कि लगभग उसके पास से 350 ग्राम हेरोइन उसके पास से मिलती है, जो कि बाद में इन्होंने सैंपलिंग के लिए कुछ सैंपल उसके निकाले और आगे भेज दिया। और बाद में शुरुआत होती है मेन इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें बोलते हैं उससे पूछताछ के दौरान दोस्तों यहीं पर जो सुरेंद्र सिंह और भालू है ये आगे पूछताछ में बताता है कि मैं, जो मेरी भांजी है, मेरी भांजी जिसका नाम नेहा है, मैं उसके घर पर मतलब खुदरा, मतलब कि नॉर्मल तरीके छोटे छोटे पैकेट में वहां पर मैं हेरोइन को बेचा करता हूँ। और अब उसने मुझे बोला कि अभी आप यहाँ से जाओगे तो वहां पर जो मंगोलपुरी
पुली के सामने जो एक पार्किंग है वहां पर कोई इंसान आएगा जो मेरा परिचित है और जाकर उसे ये हेरोइन जाके सप्लाई कर देना, ये उसने पूछताछ में दोस्तों बताया। दोस्तों आगे पुलिस बोलती है कि इसी घटनाक्रम में हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ती है। हम नेहा को भी अरेस्ट करते हैं जिसके पास से हमें उसके पास से भी बरामदगी होती है जो कि 45 ग्राम हेरोइन हमें उसके पास से मिली। जांच को और आगे बढ़ाया जाता है तो खुलासा फिर से आता है कि दोस्तों जब पूछताछ की जाती है नेहा से तो नेहा यहाँ पे एक और नाम सामने लाती है निशा का, जो ये बोलती है कि ये अक्सर मुझसे जो हेरोइन खरीदती थी वो 10,000 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से वो खरीदती थी मुझसे और आगे जाकर वो बेच दिया करती थी। यहाँ पर एक नाम और सामने आ जाता है जो निशा है। अब यहाँ 3 नाम हो गए, सुरेंद्र हो गया, नेहा हो गया और निशा हो गया। अब आगे जो आरोपी निशा है, अब निशा से पुलिस यहाँ पर पूछताछ करती है। दोस्तों यहीं पर आगे का खुलासा ये होता है कि यहाँ पर जो निशा है वो एक नाम लेती है दीपक नागिया का, कि जो दीपक नागिया है मैं उससे ये हेरोइन खरीदती थी। अब जैसे ही दीपक नागिया का नाम आया, दीपक नागिया को पता चलता है तो दीपक नागिया रोहिणी कोर्ट में जाकर एंटीसिपेटरी बेल लगा देता है और एंटीसिपेटरी बेल की वो वहां पर गुहार करता है। हालांकि दोस्तों इस केस में और भी कई सारी बातें बोली गई जो केस के फैक्ट थे, बट इसी के अंदर जो मैं आपको अभी जजमेंट की बात कर रहा हूँ इसकी, दीपक नागिया वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी की 2023 सितंबर का जो जजमेंट है, इसमें एम्फसाइज सप्लाइड के बारे में आप देखोगे लास्ट में, मतलब कि 25वें पैरा में आप अगर देखते हो तो वहां पर यह बोला गया एक दोस्तों जजमेंट और भी इसके अंदर जिक्र किया गया जो था फुंडरे मयून यास खान वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी, जो कि 2023 में ही दिल्ली हाई कोर्ट का एक और जजमेंट है। दोस्तों इसी जजमेंट में आप पैरा 25 देखते हैं तो पैरा 25 में ये बात बोली गई कि सिर्फ और सिर्फ सीडीआर को आधार बनाकर और इसके अलावा और कोई भी सबूत ना होना, कोई किसी तरह का सबूत आपके पास नहीं है, सिर्फ आधार बनाया सीडीआर को, ये बेल को डिनाई करने का कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है। मतलब और भी कुछ चीजें कनेक्ट होनी चाहिए केस को लेकर, सिर्फ सीडीआर के बेस पर बेल को डिनाई कर दिया जाए ये कोई आधार नहीं बनता। साथ में दोस्तों इसमें आप पैरा 26 में देखते हैं तो यहाँ पर और भी चीजों के बारे में डिस्कस किया गया, जिसमें बोला कि अगर सिर्फ फाइनेंशियल डीलिंग्स की एब्सेंस है, मतलब लोगों ने पैसे का आदान प्रदान किया दोस्तों, क्योंकि कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर ये बनता ही क्यों है एनडीपीएस का केस, क्योंकि जब आप मादक पदार्थ को, मतलब कि कोई भी कॉन्ट्राबैंड है उसको सेल या परचेज में या फिर खरीद फरोख्त में जब आप लिप्त होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो ये कमर्शियल क्वांटिटी का मामला बन जाता है। कभी भी नशीला पदार्थ आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आपको एनडीपीएस में बुक किया जाता है। तो पैरा 26 में ये बात बोली गई कि इसके अंदर एब्सेंस है किसी भी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, या आपने रेड की हो तो बरामदगी भी एब्सेंट है। सिर्फ इन चीजों को देखते हुए, सिर्फ सीडीआर को देखकर हम किसी की बेल को डिसमिस कर दें, डिनाई कर दें, ये कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं है। सिर्फ सीडीआर को देखते हुए किसी की बेल को ऐसे ही डिसमिस नहीं किया जा सकता। साथ में दोस्तों इसमें यह भी बोला गया कि किसी भी तरह से जो ये मामले होते हैं, प्रोसिक्यूशन किसी भी ऐसे अपराधी को गिल्ट करार दे दे जिसने कोई प्रयास नहीं किया, कॉन्स्पिरेसी कोई शो नहीं हो रही है और यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीडीआर के आधार पर हम ये बोल दें, बाकी सारे सबूत अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, यह कहना गलत होगा। तो ऐसे में दोस्तों बेल भी ग्रांट हुई और बेल भी मिली। सिर्फ किसी का नाम ले देने से, आपका एफआईआर में नाम आ गया या फिर इन्वेस्टिगेशन में नाम आ गया और ऐसे में पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है, जेल भेज देती है, तो ऐसे में इस जजमेंट का आप हवाला ले सकते हैं। दोस्तों इसी जजमेंट में 3 जजमेंटों की बात आई। पहला आया दीपक नागिया वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली सितंबर 2023। इसमें दोस्तों एक और जजमेंट का नाम लिया गया, फुंडेरे मयूम यस खान वर्सेस स्टेट एनसीटी 2023 का मामला है और साथ में ही तूफान सिंह का जो जजमेंट है उसका भी हवाला इसमें दिया गया। तो इन तीनों जजमेंट का दोस्तों हवाला आप दे सकते हैं। जब भी आप बेल लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इन जजमेंट्स की मदद बिल्कुल ले सकते हैं। दोस्तों कोई भी किसी भी तरह के सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है हमारे की सजेशन से आप अपने केस से बाहर निकल सके। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।